नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उस देश की जिसे श्वेत पैगोडों का देश कहा जाता है। आज उस देश की बात करने वाले हैं जहां पर चाय को पिया नहीं जाता, अरे चाय को खाया जाता है। और आज हम उस देश की बात करेंगे जहां पे आपको वर्षों में काफी बार देखने को मिला होगा तख्ता पलट हो गया। आज हम बात करेंगे दोस्तों म्यांमार की, और म्यांमार के पूरा दर्शन आज हम किस रूप में करेंगे? डिजिटल तरीके से। तो आइए आज हम डिजिटल तरीके से म्यांमार के दर्शन करें और आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दें। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा म्यांमार का एक प्रसिद्ध शहर पैगोन शहर, जिसकी स्थापना पैगोन वंश के शासकों ने 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में की। यहां पर 10,000 से अधिक बौद्ध भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया उन शासकों ने, और ये मुख्यतः लगभग 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में बनवाए गए थे। आज हम इस खूबसूरत शहर के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम विशिष्ट रूप से अगर देखें म्यांमार का सबसे बड़ा शहर, जिसकी अगर मैं कहूं तो म्यांमार की 1948 से 2005 के बीच में राजधानी भी रही, योगोन या यांगून शहर या रंगून शहर की हम बात करेंगे, जिसमें एक विशिष्ट आपको पैगोडा देखने को मिलेगा जिसे स्वेदागोन पैगोडा भी कहा जाता है। सोने की परत चढ़ी हुई पैगोडा, और इस पैगोडे को शुभ माना जाता है दोस्तों। क्यों? पिछले 5 बुद्धों की या महात्मा बुद्धों की यहां पर कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, जिनमें गौतम बुद्ध के बालों के 8 रेसे, कुकुसंद की छड़ी, कोको गमन की या कौन गमन की पानी की छन्नी और कश्यप के वस्त्र का एक अंश आपको यहां पर दिखाई देता है। इसके बाद में दोस्तों हम और कुछ पैगोडों के बारे में देखते हैं। जो पैगोडा एक ऐसी मंदिर निर्माण शैली है, जैसे हमारे यहाँ नागर शैली है, हमारे यहाँ द्रविड़ शैली है, बेसर शैली, ऐसे ही विशिष्ट प्रकार की शैली है जहां पर आपको पॉइंट आउट अलग से ही दिखाई दे जाएंगे। पैगोडे मुख्यतः सूर्य को समर्पित किए जाते हैं। इसके बाद में तो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे कुछ और भव्य पैगोडे, जो आपको स्वर्ण से लिपटे हुए यानी कि सोने की परत ओढ़े हुए आपको दिखेंगे, जिसे गोल्डन पैगोडा भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? गोल्डन पैगोडा भी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद में हम थोड़ा और आगे चलें दोस्तों, इसी यंगून शहर के बारे में। यंगून शहर के बारे में आपको बहादुर शाह जफर याद होगा, जहां पर रंगून में अंग्रेजों के द्वारा 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह, जिसको कहां निर्वासित कर दिया? रंगून में कर दिया। उसकी मजार भी यहीं पे है। जफर जो शायरियां लिखता था, उसने क्या कहा? इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। अरे कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार। ये उसका जो दर्द था वो अपने देश के लिए था, अपने भारत के लिए था। यही दर्द आपको म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम थोड़ा आगे चलें और म्यांमार के मैप के बारे में आपको दिखाई देगा। म्यांमार की स्थिति आपको यहां पर दिखाई देगी, और ये आपको म्यांमार यहां पर आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है। ये रेड सर्कल में आपका जो म्यांमार है, जिसकी सीमा हमारे भारत से मिलती है। भारत के प्रमुख राज्यों से इसकी कुछ सीमाएं लगती हैं। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, प्रमुखतः 4 देशों की सीमा यहां पर लगती है। इसके बाद में हम और आगे चलें। ये वो शहर देश है दोस्तों म्यांमार, जहां का राष्ट्रीय पेय पदार्थ ही क्या है? बियर। अरे आप जाएं म्यांमार कभी तो बियर पीना ना भूलें। म्यांमार बियर जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों म्यांमार में। ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा देश जहां पर चाय को पिया नहीं जाता दोस्तों, चाय को खाया जाता है, ये वही म्यांमार है। इसके बाद में हम आगे चलें तो एक और मैंने आपको एक तथ्य बताया। यहाँ पे महिलाएं अपनी विशेष खूबसूरती के लिए पूरे फेस पर एक विशेष प्रकार का रंग लगाती हैं, एक लेप लगाती हैं, जिससे उनके फेस का ग्लो हमेशा के लिए बना रहे, अच्छा रहे। आगे हम दिखाएं तो आपको एक चीज और याद रखनी है। ये ऐसा देश है जहां पर लंबी गर्दन को उसकी सुंदरता, महिला अपनी सुंदरता का प्रतीक मानती है। उसके लिए आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार की वेशभूषा बना के रखती हैं। यहाँ पे छल्ले, अरे बहुत सारे छल्ले पहन के रखती हैं महिलाएं। आगे हम बात करें दोस्तों इस देश के बारे में, तो यहाँ की सबसे ऊंची जो माउंट है, यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है, उसका नाम है हकाकावो राजी। 5,881 मीटर की ऊंचाई है। क्या सुंदरतम दृश्य है, जो म्यांमार के उत्तरी भागों में हिमालय का ही कुछ भाग यहाँ पर दिखाई देता है। ये आपको पर्वतीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये पूरा का पूरा हकाकावो राजी है। इसके बाद में हम आगे चलें दोस्तों हकाकावो राजी की तरफ, तो
एक सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और आपको यहां पर दिखाई देता है, ये आपको कौन सा शहर है दोस्तों, मैंने बताया था यांगोन शहर का सबसे स्वेदाबेन पैगोडा। ये आपको विशिष्ट उसके चित्रावली आपको यहां पर दिखाई दे रही है। आप कभी यहां जाएं तो इसको देखना कभी ना भूलें। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं दुनिया की सबसे बड़ी पवित्र किताब, अरे बौद्ध ग्रंथ में लिखी गई है, बौद्ध पन्ने इसमें हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी जो पवित्र किताब है दोस्तों ये, इसमें टोटल अरे भैया महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इस किताब के कुल पन्ने कितने, तो आपको बताने हैं दोस्तों इसके पन्नों की संख्या, अरे किताब के 1460 पन्ने हैं, जो कि सब के सब पत्थर के पन्ने हैं। इसके बाद में दोस्तों हम आगे चलें तो एक और आपको प्रसिद्ध चीज यहां पे दिखाई दे रही होगी, जिसमें पूरे पहाड़ को काटकर एक भव्य इमारत में उसको तब्दील कर दिया गया है, और उसको अगर हम थोड़ा दूर से देखें तो आपको बहुत ही अच्छा नजारा वहां पे दिखाई देगा। इस प्रकार का नजारा जिसमें चारों तरफ से आपको गेट मिल जाएंगे, और इस प्रकार की भव्य इमारतें यहाँ की पर्वतीय क्षेत्रों पर मिलती हैं। इसके बाद में आपको एक और प्रसिद्ध चीज, अरे विश्व का सबसे बड़ा घंटा, अरे कहां पर है दोस्तों, यहीं पर है म्यांमार में। इसे मिंगन वेल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, मिंगन वेल कहते हैं, जो पवित्र घंटा माना जाता है। और इसकी अरे स्थापना पूछ ली जाए तो 1810 ईस्वी में मिनकुन नामक शहर में की गई थी, जिसका वजन 90 टन है दोस्तों। इसके बाद में हम और आगे बात करें तो इसकी राष्ट्रीय मुद्रा की बात करते हैं। म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा दोस्तों कियात है। क्या है दोस्तों, कियात है। म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा कियात है। म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा कियात है, जिसके आपके ऊपर एक पिक दिखाई दे रहा होगा, ये उसका पिक है जो राष्ट्रपिता है। कहां का दोस्तों, म्यांमार का। ये कौन है, आंग सान, जो कहां का राष्ट्रपिता है दोस्तों, म्यांमार का। जैसे भारत का राष्ट्रपिता कौन है भाई साहब, महात्मा गांधी है। अब आपको म्यांमार दिखाई दे रहा होगा, इसकी मैं पॉलिटिकल स्थितियां आपको थोड़ी बहुत बता देता हूं। देखो इसके पड़ोसी देश, एक तो चीन है, एक हमारा भारत है। इसके बाद में देखो यहां पर बांग्लादेश से भी इसकी कुछ सीमाएं टच होती हैं। इसके बाद में लाओस, थाईलैंड, ये ऐसे देश हैं जिनकी सीमा म्यांमार नामक देश से लगती है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है। और अगर पूछ लिया जाए इसमें जनसंख्या, तो इसमें जनसंख्या आपको 5.5 करोड़ बतानी है दोस्तों। जनसंख्या कितनी है इसकी, 5.5 करोड़। आगे हम बात करें जो कि एशिया में 11वें स्थान पर है, जनसंख्या के आधार पर एशिया में 11वें स्थान पर है। फिर आपको एक प्रसिद्ध चीज दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, म्यांमार का इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। अरे म्यांमार को आजादी मिली 4 जनवरी 1948 को, यानी 4 जनवरी को यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और आपको अगर यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा हो पहले एक और, जिसका नाम है फादर ऑफ म्यांमार, यानी कि म्यांमार के राष्ट्रपिता, इनका प्रसिद्ध नाम आपको याद हो तो क्या है दोस्तों, आंग सान है। ये आंग सान वही हैं जिनके बारे में अगर ऐतिहासिक घटनाएं बताई जाएं, जो ब्रिटिश एम्पायर से आजादी के लिए लड़े और जापानियों से भी लड़े। इन्होंने ब्रिटिश सहायता से जापानियों को म्यांमार से निकलवाया और उसके बाद में एक नए राष्ट्र की स्थापना करवाने में हेल्प करी। लेकिन इनकी हत्या इन्हीं के लोगों के द्वारा करवा दी गई थी 1947 ईस्वी में, जिसके कुछ दिनों बाद इन्हीं की पार्टी के पहले प्रेसिडेंट बने। आगे चलें तो जनरल आंग सान, जो कि राष्ट्रपिता कहलाते हैं म्यांमार के। इसके बाद में दोस्तों एक पिक और आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। जनरल आंग सान के बाद में एक चीज मैंने आपको कही थी, जहां पे आए दिन विद्रोह चलते रहते हैं, सैनिक तख्ता पलट होते रहते हैं। अगर म्यांमार का पहला सैन्य तख्ता पलट पूछा जाए तो मार्च 1962 में जनरल ने विन के द्वारा किया गया। जनरल ने विन के द्वारा किया गया। अब इसके बाद में आपको एक साथ में फ्लैग्स दिखाए, जिसमें 3 फ्लैग आपको दिखाई देंगे, 3 नेशन म्यांमार फ्लैग। यहां पे आपको 1948 से 74 तक एक है, 74 से 2010 और 2010 से करंट अब का जो नेशनल फ्लैग है ये आपको दिखाई देता है, जिसको आप बड़े पर्दे पे भी देख सकते हैं, इस प्रकार से। और अगर मैं आगे कहूं इस नेशनल फ्लैग के बाद में आगे हम कहें तो ये बर्मा की पहली, या मैं कहूं तो जन क्रांति कहला सकती है। बर्मा की एक क्रांति हुई 1988 ईस्वी में। मैंने आपसे कहा था राष्ट्रपिता के बारे में, आंग सान के बारे में याद रखना। आंग सान की सबसे छोटी बेटी, जो कि विदेश में रहती थी, अपनी मां से मिलने आई, और यहाँ पे जब क्रांति चल रही थी तो उसने एक भाषण दिया, जिसके चलते उसे बंदी बना लिया गया। और उसे जब बंदी बना लिया गया दोस्तों, तो उसने पता ही नहीं चला उसे कि वो कब इन लोगों की आशा बन गई, एक आशा की किरण बन गई, जिसने इनके लिए क्या लड़ी, म्यांमार के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। और वही आंग सान जिसकी मुख्य आपको पुस्तकें दिखाई देती हैं, द वॉइस ऑफ होप। और अगर पूछ लिया जाए एक और, फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है।
और ये वो महिलाएं हैं जिन्हें 1992 में क्या दे दिया गया, नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, जिसको इन्होंने 2012 में क्या किया, एक्सेप्ट किया नोबेल पुरस्कार समिति में जाके। और उस समय नहीं जा पाई थी क्योंकि ये नजरबंद हुआ करती थी। उस समय क्या थी दोस्तों, नजरबंद थी। एक लंबी फाइट लड़ी म्यांमार की आजादी के लिए, किसके द्वारा, आंग वांग सूकी के द्वारा। किसके द्वारा लड़ी गई वैसे लंबी फाइट, आंग वांग सूकी के द्वारा। अभी वर्तमान स्थिति में भी यही हुआ। हाल ही के दिनों में, कुछ ही दिनों में 2021 के फरवरी माह के प्रारंभिक सप्ताह में क्या हुआ दोस्तों, अचानक से एक सूचना आती है राष्ट्र के न्यूज़पेपरों में और टीवी में। क्या सूचना आई दोस्तों कि आज म्यांमार को अगले 1 साल तक क्या कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया है और आंग सान सूकी के द्वारा उसको जेल डाल दिया। आंग सान सूकी को यहां पर कैद कर लिया गया है। इनको तो दोस्तों कैद कर लिया, और कैद करने वाले भाई साहब ये हैं हमारे, अरे इनका भाई साहब ये कौन है, जर्नल हैं, कहां के, म्यांमार के सेना के, जिन्होंने कहा म्यांमार को अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सैनिक शासन जरूरी था, यानी सैन्य तख्तापलट इनके द्वारा किया गया है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है हमारी, इसके बाद में आगे चलें तो एक ये आपको पिक दे रहा होगा। वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, वर्तमान राष्ट्रपति विन मिन हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। वर्तमान में कौन है दोस्तों, विन मिन। ये हमारे नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं, किसके साथ में, आंग सान सूकी के साथ में, जो कि पहले इसकी क्या रह चुकी हैं, मुख्य व्यक्ति रह चुकी हैं। म्यांमार में बर्मी वंश के लोगों का साथ रहा है। बर्मी वंश के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर 1754 ईस्वी में बर्मी वंश का संस्थापक कौन था, अलोंग पाया था। अलोंग पाया ने यहाँ पर बर्मी वंश की स्थापना करी। यहां में अगर आप पूछ लिया जाए प्रमुख नदी इरावदी नदी है। इसके बाद में अगर जीडीपी पूछ लिया जाए यहाँ की तो 327 बिलियन डॉलर है। शहरी क्षेत्र यहाँ पे जनसंख्या पूछा जाए तो 32%, ग्रामीण 68% है। जनघनत्व यहाँ का 83 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और यहाँ के बाद में हम बात करें, इसका मुख्य नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर सामुदायिक क्षेत्र कैसा है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म 90%, मुस्लिम धर्म 4.5% और ईसाई धर्म 4% है। और यहाँ का प्रमुख नगर जो वर्तमान में एक राजधानी के रूप में यहाँ पर स्थापित है दोस्तों, उसके बारे में बता दूं, नेपिदा या नेपिडा जिसे बोलते हैं, जिसे राजसी नगर जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, राजसी नगर होता है। और 2002 में इसका निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। 6 नवंबर 2005 को इसे म्यांमार की राजधानी बना दिया गया। और इंटरेस्टिंग तथ्य आपको मैं बता दूं, इसका बर्मा नाम, इस म्यांमार का बर्मा नाम बर्मीज लोगों की वजह से रखा गया। और बर्मी लोग जो यहाँ पर सप्ताह बहुतायत संख्या में हैं, जो कहां से आए थे, तिब्बत और चीन वाले इलाकों से म्यांमार में एंट्री करते हैं और इरावदी नदी के आसपास वाले इलाकों में बस जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और 1989 ईस्वी में क्या किया गया, इस बर्मा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया दोस्तों, म्यांमार रख दिया गया। कहानी में एक और आपको बता देता हूं, बर्मा में सबसे पहले अंग्रेजों की एंट्री कैसे होती है, तो वो भी आपको याद रखनी है। सबसे पहले 1826 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के अंग्रेजी सेना ने क्या किया, म्यांमार पे आक्रमण किया और प्रथम आंग्ल म्यांमार युद्ध लड़ा, जिसमें ब्रिटेन के लोगों की विजय हुई। 1852 में दूसरा युद्ध लड़ा और तीसरा यानी अंतिम युद्ध 1886 में लड़ा, जिसके बाद संपूर्ण म्यांमार पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब एक बात और आपको याद रखनी है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानियों ने संपूर्ण म्यांमार पर अधिकार करके ब्रिटिश एम्पायर को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही जापानियों ने क्या किया, एक बर्मा इंडिपेंडेंस लीग नामक, या मैं कहूं तो आर्मी की स्थापना करी और एक कठपुतली सरकार वहां पर स्थापित कर, और जिसको कुछ दिन बाद ही आंग सान नामक एक रक्षा मंत्री थे सरकार में, जिनके नेतृत्व में तख्ता पलट कर दिया गया। और नई सरकार जो इंग्लैंड के हाथों, या मैं कहूं तो इंग्लैंड से दोस्ती के बहाने चली, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार गया और ऐसी स्थिति में आंग सान की जो सरकार है वो चलने लगी। लेकिन आंग सान की हत्या कर दी गई 1947 में, और उसके कुछ दिन बाद म्यांमार को आजाद कर दिया गया। दोस्तों क्या कर दिया गया, म्यांमार को आजाद कर दिया गया। इसके बाद में एक मैं आपको विशिष्ट चीज जरूर बताना चाहूंगा म्यांमार के बारे में। म्यांमार में दोस्तों मैट्रिक सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा करने वाले विश्व के केवल 3 ही देश हैं, म्यांमार, यूएसए और लिबेरिया। कौन सा है दोस्तों, म्यांमार, यूएसए और लिबेरिया। एक विशेष इंटरेस्टिंग तथ्य और मैं आपको बताना चाहूंगा, म्यांमार जो है ये आपके एक विशिष्ट राष्ट्रमंडल जो है या कॉमनवेल्थ है उसका हिस्सा नहीं है।
क्योंकि ये लोग अपने औपनिवेशिक यादों को याद नहीं रखना चाहते। जैसे भारत जो है वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। क्या है कॉमनवेल्थ? आप सभी को पता होगा, जो हिस्ट्री के जानकार होंगे, पॉलिटी के जानकार होंगे, वो जानते होंगे कॉमनवेल्थ एक ऐसा संगठन है जिसमें ऐसे देश जो इंग्लैंड के पहले क्या रह चुके हैं, उपनिवेश रह चुके हैं, उनका एक संगठन माना जाता है। बस एक याद भर है। कई लोग ये भी कहेंगे भारत इसका हिस्सा क्यों है, नहीं होना चाहिए। उसके दोनों ही नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं, दोनों प्रकार के हैं। मेरे से आप बेहतर जान सकते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए म्यांमार की सबसे प्राचीन जातियां, तो मान और प्यू जाति सबसे प्राचीन यहां पर मानी जाती हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पर एक रखाइन प्रांत है और रखाइन प्रांत में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेकर होके चल रही है अभी मुसलमानों के लिए। यहाँ के जो बौद्ध बहुसंख्यक हैं वो इस बात को मानते हैं कि मुसलमान यहाँ पर ब्रिटिश काल में बर्मा कहाँ से आए, बांग्लादेश या बंगाल वाले इलाके से, समुद्री रास्तों से आए, इनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। इसी वजह से उन पर कई सारे अत्याचार चलाए जाते हैं, सेना के द्वारा उनको खदेड़ने के यहाँ पर क्या चलाए जाते हैं, विशिष्ट मिशन चलाए जाते हैं, जहाँ की सरकारें चुप रहती हैं। और उनके लिए मेरी तरफ से एक लाइन आपको याद रखनी है, चांद एक बेवा की चूड़ी की तरह टूटा हुआ, हर सितारा बेसहारा सोच में डूबा हुआ, गम के बादल एक जनाजे की तरह ठहरे हुए, सिसकियों के साज पर कहता है दिल रोता हुआ, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, आसिया बर्बाद है। अरे आंसू भरी मुझ किस्मत मिली है, आंसू भरी मुझे किस्मत मिली है, जिंदगी नासाद है। दाग फिल्म का हसरती जयपुरी साहब का ये गाना आज की स्थिति में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए फिट बैठता है। उनकी स्थिति, उनके दर्द को कौन समझे, जो म्यांमार में जन्मे लेकिन वहीं के लोगों ने उनको बेदखल कर दिया, वहां से निकाल दिया, और आसपास के देश भी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी के लिए, इसी के साथ जो बहादुर शाह जफर के अंदर एक दर्द था, उस लाइन के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा। और उसमें क्या था दोस्तों, अरे इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ में बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे।